आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी से अपरा नामक शीर्षक को पढ़ेंगे कि अपरा किसे कहते हैं। प्रश्न हमारे पास है, अपरा किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है। अपरा की बात करते हैं, अपरा की परिभाषा आपको देते हैं। आपको ये चित्र के माध्यम से भी हम समझाएंगे, अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी। ऐसी संरचना जिसके द्वारा भ्रूण और मादा यानी माता के रुधिर में, यानी किसके किसके रुधिर में, भ्रूण और माता के रुधिर में पदार्थों का आदान प्रदान यानी विनिमय यानी लेन देन होता है, उसे अपरा कहते हैं। अब ध्यान देंगे, अपरा की परिभाषा हमने दे दिया कि ऐसी संरचना जिसके द्वारा भ्रूण और माता के रुधिर में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसे अपरा कहते हैं। अब थोड़ी आदान प्रदान की हम बात करेंगे। आदान प्रदान क्या है कि माँ के रक्त से तो माँ के रक्त से भ्रूण को सब कुछ मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, पोषक पदार्थ सब मिल रहे हैं। तो माँ को क्या मिला? माँ को कुछ नहीं। माँ को क्या मिला? बच्चे के अंदर जो नाइट्रोजन वाले पदार्थ बन रहे हैं, जो मलमूत्र बन रहे हैं, माँ के रक्त में वही आता है, उसी को आदान प्रदान कहा गया है। ब्लास्टुला अवस्था में, अब ध्यान देंगे, इसको आप जानते हैं कि ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण का गर्भाशय में रोपण होता है। रोपण को इम्प्लांटेशन कहते हैं। किस अवस्था में? ब्लास्टुला अवस्था में, यानी भ्रूण की ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण का गर्भाशय में रोपण होता है। ब्लास्टुला के यानी ब्लास्टुला अवस्था के चारों ओर एक सतह बन जाती है जिसे जरायु या कोरियान कहा जाता है। जैसा कि चित्र में आपको हम यहाँ दिखाते हैं, यह देखेंगे, यह भ्रूण है और सबसे पहले जो बनी वो क्या बना है? जरायु या कोरियान झिल्ली। देख रहे हैं यह? तो वही बात कह रहा है कि भ्रूण के चारों ओर एक परत बन जाती है, जिस परत को हम कोरियान कहते हैं। कोरियान दिखाया गया है, भ्रूण है और सबसे पहले क्या बना था? कोरियान, जो बाहरी है। इसके बाद बात करते हैं हम। यही कह रहा है कि ब्लास्टुला अवस्था में जो भ्रूण है, ब्लास्टुला के चारों ओर एक सतह बन जाती है जिसे जरायु या कोरियान कहा जाता है। जरायु के भीतरी सतह पर एक झिल्ली बन जाती है। जरायु के भीतरी सतह पर कर रहा, अंदर की ओर जरायु के भीतरी सतह पर एक झिल्ली बन जाती है जिसे एमनियन कहते हैं। चित्र से भी आप देख सकते हैं। यह बाहरी, सबसे भ्रूण के सबसे बाहरी झिल्ली यह कोरियान है। और कोरियान के भीतरी सतह पर अंदर की ओर एक झिल्ली बन जाती है, जिसको आपको यहाँ दिखाया गया। कौन सी झिल्ली है ये वाली? यह एमनियन झिल्ली है। तो वही बात कर रहा है कि बाहर कोरियान है और कोरियान के भीतर कौन सी एक झिल्ली बन जाती है? एमनियन झिल्ली बन जाती है। ये चित्र में आपको दोनों स्पष्ट दिख रहा होगा। तथा इस एमनियन झिल्ली में एमनियोटिक तरल भरा रहता है, यानी एमनियन झिल्ली में एमनियोटिक तरल भरा रहता है, जिसमें भ्रूण तैरता रहता है और उछल कूद करता रहता है और बाहरी आघातों से बचा रहता है। यानी माँ को किसी तरीके से कहीं चोट भी लगती है तो भ्रूण इस द्रव में तैरता रहता है, इसलिए भ्रूण को चोट नहीं लगती है। जरायु में अंगुली के समान रचनाएं बन जाती हैं। इसको भी हम आपको फिगर से समझा देते हैं। देखिए, ये जो फिगर आपको बताई गई, इस फिगर की बात करेंगे। यह जरायु या कोरियान है, जो सबसे बाहरी लेयर है, और इसी जरायु में अंगुली के समान की रचनाएं बन जाती हैं। आपको दिख रहा होगा, यह अंगुली के समान रचनाएं बन जाती हैं। इन रचनाओं को विलाई कहते हैं या उसको अंकुर कहते हैं। ध्यान देंगे, यह किसकी विलाई है? यानी भ्रूण की विलाई है। यानी बता दिया कि भ्रूण के सबसे बाहरी जो झिल्ली है कोरियान, उस कोरियान झिल्ली में क्या बन जाती है? अंगुली की तरह का उभारू, अंगुली की तरह की संरचनाएं बन जाती हैं और इस संरचना को हम विलाई कहते हैं या अंकुर कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ माँ का जो गर्भाशय, गर्भाशय के में गर्भाशय को भी शो कर लेते हैं। देखिएगा भाई फिगर, यह माँ का गर्भाशय है, यह इंडोमेट्रियम की लेयर है, यह इंडोमेट्रियम की लेयर है। ध्यान देंगे हमारी बात को। गर्भाशय दोनों तरीके से रहेगा, यानी यह भ्रूण इस गर्भाशय में जुड़ने जा रहा है।
तो गर्भाशय जो भ्रूण है, भ्रूण में विलाई है और यह माँ का गर्भाशय है, और गर्भाशय में जो सबसे भीतरी परत होती है इंडोमेट्रियम, उस इंडोमेट्रियम में भी इस तरह के विलाई बन जाती हैं। ध्यान देंगे, इंडोमेट्रियम में भी इस तरह के विलाई बन जाते हैं। देख रहे हैं, इंडोमेट्रियम में भी विलाई बन जाते हैं इस तरह से। और ये विलाई, इंडोमेट्रियम के जो विलाई हैं वो भ्रूण की विलाई, यानी सीधी सीधी हम बात करें तो माँ के गर्भाशय के विलाई, माँ के गर्भाशय के विलाई और भ्रूण के विलाई, देख रहे हैं ये विलाई बन रहे हैं। माँ के यानी गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में बने हुए विलाई और भ्रूण के विलाई, ये दोनों एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, और दोनों की विलाई यानी भ्रूण के विलाई और माँ के गर्भाशय के विलाई, ये दोनों एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसी संरचना को हम अपरा कहते हैं। वही चीज आपको यहां भी समझाना है, ध्यान देंगे हमारी बात को। यह हमने क्या पढ़ा कि जरायु में अंगुली के समान रचनाएं बन जाती हैं, जरायु में अंगुली के समान रचनाएं बन जाती हैं, या जरायु यानी भ्रूण में ही तो जरायु है, तो भ्रूण का हो गया यह विलाई। तो जरायु यानी भ्रूण के जरायु में अंगुली के समान रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें जरायु अंकुर कहते हैं, जिसको मैंने फिगर में आपको दिखाया था। यही क्या है, ये जो आप देख रहे हो यही क्या है, जरायु अंकुर हैं, जो कहाँ किस में बने हैं, जरायु में बने हैं। जरायु वाली जो झिल्ली है उसी झिल्ली में बने हैं। अभी बात करता है कि जरायु में अंगुली के समान रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें जरायु अंकुर कहते हैं। इन्हीं अंकुरों की सहायता से भ्रूण की कोरियान यानी जरायु, इन्हीं अंकुरों की सहायता से भ्रूण की जरायु यानी कोरियान का संबंध गर्भाशय की दीवार से हो जाता है। इन्हीं यानी भ्रूण का जो विलाई है उस विलाई को यानी अंकुर हम कहते हैं, उस अंकुरों की सहायता से भ्रूण का संबंध किससे हो जाता है, गर्भाशय की दीवार मानी माँ के गर्भाशय की दीवार से हो जाता है। गर्भाशय की इंडोमेट्रियम यानी अंतःभित्ति, जैसे आपको बताया गया कि गर्भाशय की इंडोमेट्रियम यानी अंतःभित्ति पर भी अंकुर यानी विलाई बन जाते हैं। यानी भ्रूण में विलाई तो बने ही जरायु में, अब माँ के गर्भाशय में जो इंडोमेट्रियम है उस पर भी अंकुर या विलाई बन जाते हैं, जिसका फिगर मैंने दिखाया था अभी आपको। गर्भाशय के अंकुर और भ्रूण के अंकुर ये परस्पर जुड़ करके भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं। इस लाइन को थोड़ा ध्यान देंगे, गर्भाशय के अंकुर और भ्रूण के अंकुर परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं। इसी जोड़ को ही प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। तो मुख्य पॉइंट है आपको देखना है कि गर्भाशय के अंकुर और भ्रूण के अंकुर परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देते हैं, और इसी जोड़ को ही प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा गर्भाशय की रक्त केशिकाओं से, अब काम क्या है, अगर हम बात करेंगे अपरा का वर्क क्या है, अपरा का काम क्या है, तो अपरा या प्लेसेंटा गर्भाशय की रक्त केशिकाओं से पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन लेकर भ्रूण को पहुंचाता है। यानी हम बात करें अपरा का काम क्या है, अपरा या प्लेसेंटा गर्भाशय की रक्त केशिकाओं से पोषक पदार्थ ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ले जाके किसको देता है, भ्रूण को। इस तरह से हम कह सकते हैं। और देखें, यह अपरा भ्रूण के जो वर्ज्य पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे पेशाब है, मलमूत्र है, तो भ्रूण के वर्ज्य पदार्थ यानी मलमूत्रों पेशाब को विसरण के द्वारा माता के रक्त में पहुंचा देता है। और अपरा क्या करता है, अपरा चयनात्मक कार्य करता है। चयनात्मक कार्य का मतलब क्या है कि अपरा मां के रुधिर में से केवल उन्हीं पदार्थों को भ्रूण में जाने देता है जो लाभदायक पदार्थ हैं, जो भ्रूण को नुकसान नहीं करते हैं।
जो हानिकारक पदार्थ हैं जैसे फैटी चीजें हैं, उन चीजों को भ्रूण में अपरा जाने नहीं देती है। इस तरह से अपरा एक चयनात्मक कार्य करती है, यानी हानिकारक पदार्थों को मां के रक्त में से भ्रूण में जाने नहीं देती है। इस तरह से हमने क्या देखा कि अपरा या प्लेसेंटा गर्भाशय के रक्त के सिकाओं से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन लेकर भ्रूण को पहुंचाता है, और यह अपरा भ्रूण के वर्ज्य पदार्थों यानी मलमूत्रों को विसरण की क्रिया द्वारा माता के रक्त में पहुंचाता है। यही कारण अक्सर देखे होंगे कि माँ गर्भ के दौरान काफी बीमार रहा करती है। कारण क्या है कि जो गर्भ का मलमूत्र है वो सब कुछ माँ के रक्त में जाता रहता है, इसलिए माँ अक्सर बीमार रहा करती है। उम्मीद करते हैं यह अपरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।